हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग पॉइंट में। आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव यादव भागलपुर बिहार से आप लोगों को मैथ्स का क्लास देने वाला हूं। तो आज का आपका फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मैं अभी आप लोगों को पूरा सिलेबस मैथ का बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग एक शुरुआत नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक न्यू बैच को हम लोग देने वाले हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक को सबसे पहले हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, ये जो अरिथमेटिक हम ख़त्म करेंगे, ये आप लोगों को हमेशा बैंक, एसएससी और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को हम दो भागों में बांटे हुए हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। अरिथमेटिक अरिथमेटिक का सिलेबस है हम लोगों का पूरा, और एक एडवांस। अरिथमेटिक मैथ में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर जो आता है हम लोगों का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम टोटल 4 भागों में बांटे हुए हैं। नंबर सिस्टम में पहला आ जाता है हम लोगों का, सबसे पहला आएगा तो नंबर सिस्टम। दूसरा आने वाला है एचसीएफ एलसीएम, और तीसरा आने वाला है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चौथा हम लोगों का आने वाला है, जी सर, यही खराब नहीं है, ये थोड़ा डार्क वाला लगा था। शुरुआत फिर से शुरुआत करना होगा सर। अच्छा, चौथा हम लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है, चौथा है सिंप्लीफिकेशन। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ नंबर का है। सिंप्लीफिकेशन ये नंबर सिस्टम का हम लोग एक पार्ट बांटे हुए हैं। नंबर सिस्टम में 4 पार्ट आता है। दूसरा जो इसको हम बांटे हुए हैं, नंबर ऑफ रेशियो। नंबर ऑफ रेशियो, रेशियो में कौन कौन सा चैप्टर आता है वो हम लोग जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ रेशियो में सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का रेशियो। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का प्रोपोर्शन। तीसरा चैप्टर है हम लोगों का एलिगेशन। और चौथा चैप्टर है हम लोगों का मिक्सचर। पांचवा चैप्टर है हम लोगों का एवरेज। छठा चैप्टर है हम लोगों का रेस। इन सबों को हम एक दूसरे पार्ट में रखे हुए हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ रेशियो। नंबर ऑफ रेशियो में हम लोग इतने चैप्टर को पढ़ेंगे। अब तीसरा पार्ट जो हम लोग बांटे हुए हैं, तीसरा पार्ट है हम लोगों का नंबर ऑफ परसेंटेज। नंबर ऑफ परसेंटेज में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ परसेंटेज में पहला चैप्टर आता है हम लोगों का परसेंटेज। दूसरा चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा चैप्टर आता है हम लोगों का डिस्काउंट। चौथा चैप्टर आता है हम लोगों का एसआई। पांचवा चैप्टर आता है हम लोगों का सीआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग चौथा जो बांटे हुए हैं इसको टाइम पर। टाइम में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का आ जाता है
टाइम एंड वर्क। दूसरा चैप्टर जो आता है हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। तीसरा चैप्टर आता है हम लोगों का ट्रेन। चौथा चैप्टर आता है हम लोगों का, मैं लिखा रहा हूं यहां पे, चौथा चैप्टर आता है हम लोगों का बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और पांचवा चैप्टर है हम लोगों का मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया है, जो भी चैप्टर बचा हुआ है बाद में हम लोग देखेंगे। और इस तरीके से हमने पूरा अरिथमेटिक का आप लोगों को लिखा दिया है सिलेबस। ये पूरा अरिथमेटिक आप लोगों का इसमें ख़त्म हो जाएगा। और भी अब हम लोग इसमें चलेंगे एडवांस मैथ के, थोड़ा सा जो बचा हुआ है एडवांस मैथ में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ का जो सिलेबस है देख लो। पहला चैप्टर है अलजेब्रा, दूसरा चैप्टर है एपीजीपी, तीसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, चौथा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पांचवा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, छठा चैप्टर है ज्योमेट्री और सातवां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस तरीके से हम लोगों का एडवांस मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। बाकी जो भी चैप्टर बचे हैं एक दो उसको मैं कवर कर लूँगा क्लास में चलते चलते, वो छोटा सा सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक मैथ का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं इस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। संख्या पद्धति होता क्या है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, जिसे हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। संख्या पद्धति जो होता है हम लोगों का बहुत प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है तो हम लोग कह सकते हैं संख्या पद्धति बहुत प्रकार का होता है। जैसे कुछ बता दे रहा हूँ, दशमिक अंकन पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है द्विआधारी अंकन पद्धति, यानी कि बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। तीसरा हम लोगों का रोमन पद्धति, जिसे हम लोग रोमन सिस्टम भी बोल सकते हैं। और भी इसमें होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। उसी प्रकार से संख्या पद्धति जो होता है बहुत प्रकार का होता है।
इसमें सबसे पहले इतना जो चीज़ हम बताए हैं इसके बारे में हल्का सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। दार्शनिक अंकन पद्धति क्या होता है? दार्शनिक अंकन पद्धति नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें अंकों की संख्या 10 हो। इसमें क्या होती है? अंकों की संख्या 10 होती है। कौन कौन सा अंक होता है इसमें? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस तरीके से टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 10। उसी तरीके से बाइनरी सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें अंकों की संख्या 2 हो। अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सा होता है? 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आखिर हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 रहेगा, और ये 2 का मतलब यानी कि इसका जो बेस है ना 2 है। इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिसे हम लोग द्विआधारी अंकन पद्धति बोलते हैं। रोमन सिस्टम क्या होता है? इसमें जो अंकों की संख्या होती है, अंकों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सा होता है उस विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। I, V, X, L, C, D और M। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें रोमन सिस्टम में 0 का कोई संकेत नहीं होता है। I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और इसका मतलब होता है M का मतलब 1000। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे डेसिमल सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग इतना नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में सीखेंगे। अंक से ही बनता है संख्या, और संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या 2 प्रकार का होता है। अंक को बोलते हैं डिजिट, संख्या मतलब नंबर। संख्या 2 प्रकार का, एक वास्तविक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और एक अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या 2 टाइप का होता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? सर बंद हो गया क्या? क्या आ गया सर? अच्छा ठीक है। परिमेय संख्या को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं। इसमें हम लोग 3 प्रकार का चीज़ सीखेंगे, जिसमें पहला होता है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब समझना है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या का मतलब समझना है होल नंबर, और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब इंटीजर नंबर। प्राकृत संख्या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो चीज़? इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। जस्ट अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ इन सबों के ऊपर। प्राकृत संख्या 2 टाइप का होता है। एक होता है भाज्य संख्या और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर
और इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। पूर्ण संख्या दो टाइप का होता है, एक होता है सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। सम संख्या का मतलब समझना है इवन नंबर और विषम संख्या का मतलब समझना है ऑड नंबर। पूर्णांक संख्या दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के संयोग से ही, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के संयोग से क्या बनता है, एक सौभाज्य संख्या का निर्माण होता है, जिसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सम संख्या विषम संख्या के बारे में भी सीखेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे चीज़ के बारे में एक डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने अंक पे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे अंक यानी कि डिजिट के बारे में। यदि आपसे कोई पूछता है कुल कितने अंक होंगे, तो आपको बताना है टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आप कह सकते हो टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, इन अंकों के संयोग से ही संख्या का निर्माण होता है। इन अंकों के संयोग से ही संख्या का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ संख्या कितने हैं, संख्या के बारे में अगर आपसे पूछे कोई तो कितने हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए टोटल 9। कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 0 इसमें कोई संख्या नहीं है, 0 कोई संख्या नहीं है। यदि आपको कोई बोलता है 0 संख्या है, तो आपको बताना है 0 को संख्या की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन संख्या वो नहीं है। तो कुल संख्या कितने हैं, तो टोटल 9। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है एक अंकों की संख्या, एक अंकों की कुल संख्या बताओ, हो सकता है आपसे पूछे एक अंकों की बड़ी संख्या बताओ, एक अंकों की बड़ी संख्या बताओ। हो सकता है आपसे पूछे एक अंकों की छोटी संख्या बताओ। तो क्या करोगे, यदि आपसे कोई पूछता है एक अंकों की कुल संख्या, तो आपको बताना है 9। आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 कोई संख्या नहीं है। उसी तरीके से अगर एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपसे पूछता है तो कितना हो जाएगा, 9। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 1 बताओगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछता हूं, उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछता हूं 2 अंकों की कुल संख्या बताओ, 2 अंकों की कुल संख्या बताओ, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 90। बड़ी संख्या बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है तो कितना हो जाएगा, तो 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो कितना हो जाएगा, 10। उम्मीद करता हूं दिक्कतें नहीं आ रही होगी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 900। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछता है 4 अंकों की कुल संख्या, तो इसके ऊपर एक 0 बैठा दो, या फिर आपसे पूछता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9। अगर आपसे पूछता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से बता सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंक हम लोगों ने सीख लिया, संख्या हम लोगों ने सीख लिया। अब संख्या कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो
मैंने बताया था संख्या दो टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, 6, 7, 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ कुछ लोग भूल गए हैं तो उस चीज़ को मैं याद दिला देता हूँ। जिस संख्या का वर्ग करने पर, जिस संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वह संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। और जिस संख्या का वर्ग करने पर, जिस संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वह अवास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, यदि इसमें ना समझ में आया हो तो। क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बताओ क्या ये 3 वास्तविक संख्या है अथवा नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। इसका अगर मैं वर्ग करता हूं तो जो मुझे प्राप्त होगा पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। जैसे मैं आपसे पूछता हूं -5 बताओ कैसी संख्या है, तो मैंने क्या किया, -5 का स्क्वायर किया, इसका मैंने वर्ग कर दिया। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब -5 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं -2/7 कैसी संख्या है, -2/7 का भी वर्ग करेंगे तो मुझे पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगा 4/49, यानी कि मैं कह सकता हूं यह एक वास्तविक संख्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं √3 बताओ, √3 कैसी संख्या है, तो क्या करना है, इसका √3 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसका मतलब कह सकते हैं √3 भी कैसी संख्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। उम्मीद करता हूं वास्तविक संख्या को सीखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं अवास्तविक संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अवास्तविक संख्या में क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं √-5 कैसी संख्या है, तो इसका क्या करोगे आप लोग, वर्ग करोगे। जैसे इसका वर्ग करते हो तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, लेकिन क्या प्राप्त हो गया, निगेटिव। अगर वर्ग करने पर निगेटिव प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या होगा, अवास्तविक संख्या। एक तरीके से और मैं बता देता हूं कि अगर √-3 है तो इस तरीके से एक चीज और क्या होता है कि i² आप लोगों ने पढ़ा होगा, i² का वैल्यू क्या होता है, -1। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √i², -1 को i² लिख सकता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, √3 i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3i। यानी कि इमेजिनरी नंबर अगर ये है, अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो i के फॉर्म में अगर ये आता है, अगर ये i के फॉर्म में आता है तो वह क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या भी हो सकता है। और इसका फॉर्म जो होगा a+ib का फॉर्म हो सकता है। यानी कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्या के बाद हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हुआ था, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो सीखते हैं हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और दूसरा है
अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। जो भी हम लोग बचपन में पढ़े थे उस चीज़ को भूल जाएंगे, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता हो और पी क्यू क्या हो, एक पूर्णांक हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या क्या होगा जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे। अब यहां से हम लोग कुछ चेंज करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, वो तो सही है ही जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ये तो होगा ही होगा। और भी क्या लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव ना हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जैसे √4 के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या √4 का वर्गमूल मान संभव है, तो बिल्कुल संभव है, 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे हम बोलते हैं √9, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, √9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मैं बोलता हूँ 3/4, ये भी क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछे क्या बताओ जीरो कैसी संख्या है, जीरो परिमेय है या अपरिमेय है, तो देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 जरूर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिसके नीचे में 1 नहीं होता है। जैसे मैं पूछता हूँ 5 बताओ कैसी संख्या है, तो इसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिसके नीचे 1 नहीं हो। तो जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। और यदि अगर आपसे कोई पूछे 1/0 कैसी संख्या हो, तो मैंने आपको बताया कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। क्या ये देखो, ये ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है, बिल्कुल है, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्यू का मान 0 हो गया, इस वजह से 1/0 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 3.14 कैसी संख्या है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 0.3 पर रेकरिंग कैसी संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 2/9 कैसी संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। 2.314 यह कैसी संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल मान संभव ना हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, √2 क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। √3, √5, √7, √11 या फिर 2√5, इस तरीके से जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर मैं बोलूं 2.3145176 इस तरीके से आ रहा इन्फिनाइट तक, तो ये भी एक संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर होता है। अब कुछ लोग बोलोगे कि पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है, बल्कि एक लगभग मान इसके बराबर होता है। इसका मान लगभग होता है 22/7।
इसीलिए 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि अपरिमेय संख्या में भी दिक्कतें नहीं आ रही होगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे इससे आगे। धन्यवाद।